हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम A71 पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न और निवारक प्रतिषेध अधिनियम। इस एक अधिनियम में आपका पूरा का पूरा टॉपिक कवर हो जाएगा। एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होगा, बट ध्यान से पूरा वीडियो देखते जाइएगा। मैं हर एक पार्ट को बहुत डिटेल से आपको बता दूंगी। MCQ रूप में है, लेकिन आपको डिटेल पूरी थ्योरी मिलेगी इसकी। MCQ रूप में भी आपको पढ़ने में भी समझ में आ जाएगा कैसे क्वेश्चन आएंगे, और थ्योरी से आपको डिटेल भी समझ में आ जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर महिला का लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम राज्यसभा में कब पारित हुआ। देखो, कभी भी कोई अधिनियम बनता है तो अधिनियम कानून कब बनता है, अधिनियम कब पारित होता है, तो सबसे पहले वो आ जाता है लोकसभा में, फिर जाता है वो राज्यसभा में, फिर जाता है वो राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति के साइन होने के बाद कोई भी अधिनियम जो होता है पूर्ण रूप से कानून बन जाता है और लागू हो जाता है। तो सबसे पहले किसके पास जाता है, लोकसभा के पास। अब यहाँ पर पूछ रहे हैं राज्यसभा में कब पारित हुआ। सबसे पहले अपन यही देख लेते हैं लोकसभा में कब पारित हुआ। 3 सितंबर 2012 को ये लोकसभा में पारित हुआ। 3 सितंबर 2012 को कहाँ पारित हुआ, लोकसभा में। 26 फरवरी 2013 को ये पारित हुआ कहाँ पे, राज्यसभा में। इसके अलावा 12 अप्रैल 2013 को इस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए। आपसे पूछेंगे कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए हैं, तो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए 22 अप्रैल 2013 को। आपसे पूछेंगे कि महिला लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम लागू किस दिन हो गया, तो 9 दिसंबर 2013 को ये लागू हो गया। चारों की चारों डेट इंपॉर्टेंट हैं। लैंगिक महिला उत्पीड़न अधिनियम लागू किस डेट से हुआ है, किस डेट से ये आरंभ हो गया है, तो 9 दिसंबर 2013 से ये आरंभ हुआ। लोकसभा में 3 सितंबर 2012, राज्यसभा में 26 फरवरी 2013, राष्ट्रपति ने 22 अप्रैल 2013 को, लागू हुआ ये 9 दिसंबर 2013 को। पूरे ही फैक्ट याद रखिएगा फ्रेंड्स। ये हम 31 दिन का टारगेट बना के चल रहे हैं। जो मेन टॉपिक है, एक वीडियो में एक टॉपिक निपटाती जा रही हूँ। तो सारे लोग जो हमारा कोर्स नहीं ले सकते, वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर कोर्स ले सकते हैं, अगर कंडीशन है, तो 799 वाला पैकेज ले लो, क्योंकि वो वहाँ पे ये सारी चीज़ ट्रिक द्वारा करवा रही हूँ। अगर नहीं ले सकते हैं तो पूरी वीडियो जो बता रही हूँ बहुत ध्यान से देखिएगा। सारे का मैं एक एक टॉपिक का मैराथन करवाती जाऊँगी। अगला क्वेश्चन है, महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 प्रभाव में कब आया। प्रभाव में मतलब लागू कब हुआ, तो लागू कब हुआ ये 9 दिसंबर 2013 से। राष्ट्रपति की अनुमति कब मिली थी, 26 फरवरी 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति मिली। और 3 सितंबर 2012 को क्या हुआ, लोकसभा में पारित हुआ। और 22 अप्रैल 2013 को किसकी साइन हुए थे, राष्ट्रपति के साइन हुए थे। और राज्यसभा में कब पारित हुआ था, 26 फरवरी 2013 को राज्यसभा में पारित हुआ था। दोनों ही इम्पोर्टेंट डेट हैं। अगला है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतिशोध अधिनियम 2013 का उद्देश्य क्या है। पहला है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण। बिल्कुल सही है। लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद मतलब होता है जो शिकायत आती हैं, उनकी शिकायतों का निवारण। उपरोक्त के आनुषंगिक विषय का उपबंध करना, मतलब इनसे संबंधित कोई विषय हो उनके लिए नियम बनाना। उपरोक्त सभी, तो ये सारे ही इसके सही हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक अधिनियम 2013 में कितने अध्याय हैं। देखो, ये लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में 8 अध्याय हैं और 30 धाराएं हैं। कितने, 8 अध्याय या 8 चैप्टर हैं और 30 धाराएं हैं, मतलब 30 इसमें सेक्शन हैं। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। महिला का कार्यस्थल लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम में कितने अध्याय हैं, 8 अध्याय हैं। धारा कितनी है, धारा 30 है। पूरा ही इम्पोर्टेंट। देखो, ये जो कार्यस्थल से मतलब क्या होता है, जो कार्यस्थल होता है जैसे कि बैंक है, हॉस्पिटल है, स्कूल है, कोई भी शिक्षण संस्थान है, कोई भी कार्यस्थल जहाँ पर 10 से अधिक कर्मचारी काम कर रहे हैं, भले ही वो एक कोचिंग संस्थान भी हो, भले ही वो एक स्कूल हो, भले ही हॉस्पिटल हो, भले ही पुलिस स्टेशन हो, कोई भी हो, निजी हो, गवर्नमेंट हो, कोई भी हो, अगर वो 10 से अधिक कर्मचारी उस जगह पर काम कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये जो अधिनियम है वहाँ पर लागू होगा। उसको ही हम कार्यस्थल बोलते हैं। तो इसमें कितने अध्याय हैं, इसमें 8 अध्याय हैं। याद रखना, 8 अध्याय हैं। और धारा कितनी है, धारा इसमें 30 है। 8 अध्याय हैं और धारा कितनी है, 30 है। या सेक्शन कितने हैं, 30 हैं। अब अगला यही क्वेश्चन है, कार्यस्थल अधिनियम 2013 में कितनी धाराएं हैं, 30 धाराएं हैं। अभी मैंने पढ़ाया कि 30 धाराएं हैं।
अगला है महिला का कार्यस्थल, जो पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 है, उसका संबंध किस बात से है। देखो 1997 में एक विशाखा एक्ट बना था, विशाखा अधिनियम आया था, विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। इसके तहत एक पॉस एक्ट बना था। पॉस एक्ट को हम बोलते हैं प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट। तो ये पॉस एक्ट बना था, इस एक्ट को हटाकर इसकी जगह पर ये महिला लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम आया है। तो इसने किसकी जगह ली है, इसने विशाखा बनाम राजस्थान राज्य की जगह ली है इस अधिनियम में। अगला है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 का संबंध किस अनुच्छेद से नहीं है। देखो अनुच्छेद 14 से तो है। अनुच्छेद 14 क्या बोलता है कि कानून के समक्ष सारे लोग समान हैं। अनुच्छेद 15 से भी है। 15 बोलता है कि जाति, धर्म, लिंग के अनुसार किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 19 तो अपनी स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये इसमें नहीं आएगा। जबकि अनुच्छेद 19 जो है एक जीवन जीने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, तो अनुच्छेद 21 इसमें आ जाएगा। तो कौन कौन से अनुच्छेद के अधीन है ये, अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 19 जो है वो इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। ये संवैधानिक अनुच्छेद इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता। अगला है महिला का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी। अभी मैंने आपको ऊपर बताया था कि लोकसभा 3 सितंबर 2012, 26 फरवरी 2013 को राज्यसभा में पारित हुआ और राष्ट्रपति के हस्ताक्षर कब हुए थे, 22 अप्रैल 2013 को राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे और उसके बाद 9 दिसंबर 2013 को ये लागू हो गया था। और 22 अप्रैल 2013 को क्या हुए थे, ये 22 अप्रैल 2013 को क्या हुआ था, इसको राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अंतर्गत परिभाषित व्यथित महिला से क्या तात्पर्य। व्यथित महिला मतलब धारा 2A में इसकी परिभाषा दी गई है, जिस महिला के साथ भी उत्पीड़न हुआ हो, लैंगिक उत्पीड़न हुआ हो, किसी भी प्रकार की छेड़खानी हुई हो, वो व्यथित महिला में आती है। और धारा 2A में इसकी परिभाषा दी गई है। 2A में इसकी परिभाषा दी गई है, क्या बोलते हैं, किसी कार्यस्थल के संबंध में महिला जो नियोजित हो या नहीं हो, मतलब जो उस स्थल पे भले ही काम कर रही हो या नहीं हो रही, उस स्थल पर मौजूद हो, वो महिला भी इसमें शामिल होगी। किसी निवास या गृह में नियोजित महिला, ये भी शामिल होगी। महिला किसी भी आयु की हो सकती है, वयस्क या वयस्क, ये भी शामिल होगा। तो उपरोक्त सभी इसके आंसर शामिल होंगे। व्यथित महिला की परिभाषा किस धारा में दी होगी, 2A में दी गई है। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अंतर्गत व्यथित महिला की परिभाषा, अभी मैंने बताया धारा 2A में व्यथित महिला की परिभाषा दी गई है। इसके अलावा बात करें अगर धारा 2B में, तो इसमें समुचित सरकार की बात की गई है। समुचित सरकार मतलब जो भी राज्य सरकार होंगी, केंद्र सरकार होंगी, वो इसमें बात की गई है धारा 2B में। धारा 2C में किसकी बात की गई है, जो अध्यक्ष रहेगा, स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष रहेगा, वो धारा 2C में इसकी परिभाषा दी गई है। और धारा 2D में जिला अधिकारी की परिभाषा दी गई है। धारा 2D में किसकी परिभाषा दी गई है, जिला अधिकारी। जिला अधिकारी जो स्थानीय परिवार समिति का गठन करेगा। देखो ये जो पूरा लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम है, इसकी जो पूरी मॉनिटरिंग होती है, इसके बारे में जो शिकायत दर्ज होती है, इन सब के लिए समिति गठित होती हैं। 2 प्रकार की समिति इसमें गठित होती हैं। एक तो होती है आंतरिक परिवाद समिति और एक होती है स्थानीय परिवाद समिति। परिवाद का मतलब होता है शिकायत समिति, है ना। तो जो जिस स्थल पर महिला काम कर रही होगी, उस स्थल पर जो समिति होती है उसको हम आंतरिक परिवाद समिति बोलते हैं। यदि किसी कारण से आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं होती है, किसी कंपनी में 10 से ज़्यादा मेंबर नहीं है और आंतरिक परिवाद समिति गठित नहीं हुई है, तो फिर स्थानीय परिवाद समिति को गठन किया जाता है। वो कौन करता है, वो जो जिलाधिकारी होता है वो उसको गठन करता है। जिलाधिकारी की परिभाषा किसमें दी गई है, धारा 2D में दी गई है। अगला है, इस अधिनियम के अंतर्गत घरेलू कर्मकारों में कौन सी महिला शामिल नहीं की जाएगी। जो नियोजक परिवार की सदस्य ना हो, जो नियोजक के परिवार की सदस्य ना हो, जो नगद या वस्तु के रूप में पारिश्रमिक प्राप्त करे, जो अस्थायी आधार पर नियोजित हो। तो जो नियोजक के परिवार की सदस्य होगी वो इसमें शामिल नहीं होगी, कोई दूसरा ही व्यक्ति इसमें शामिल होगा। परिवार के सदस्य को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। अगला है, इस अधिनियम की किस धारा में कर्मकार को परिभाषित किया। देखो जहाँ पर कर्म परिभाषा की बात आती है वहाँ पे धारा 2 आ जाती है। धारा 2 का ई,
धारा 2 का जो ई होती है वो घरेलू कर्मकार की परिभाषा देती है, मतलब घर में जो महिलाएं काम करती हैं हमारे, उनको हम कर्मकार बोलते हैं। और इसकी परिभाषा किस में दी है? धारा 2 ई में दी गई है। किस में? धारा 2 ई में इसकी परिभाषा दी गई है। अगला है, इस अधिनियम के अंतर्गत लैंगिक उत्पीड़न को किस में परिभाषित किया गया है? लैंगिक उत्पीड़न क्या होता है? महिला के साथ छेड़छाड़ करना, महिला को अश्लील चीज़ें दिखाना, है ना, और ये सारी चीज़ें लैंगिक उत्पीड़न के अंतर्गत आती हैं। अब ये देखो, परिभाषित की बात की गई है कि परिभाषा क्या है इसमें। परिभाषा में बात की गई तो 2N में इसकी परिभाषा दी गई है। देखो, परिभाषा की बात की, अगर ये परिभाषा की बात नहीं करते तो हम दूसरी बात कर, लेकिन जहाँ पर धारा 2 आ जाएगी वहाँ मतलब परिभाषा है। धारा 1 जो होती है ना, वो उस अधिनियम का क्षेत्र बताती है कि वो अधिनियम कहाँ कहाँ पे विस्तारित है, लेकिन अगर धारा 2 आ जाती है तो वो परिभाषा बताती है। लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया है धारा 2N में। किस में परिभाषित किया है? धारा 2N में लैंगिक उत्पीड़न को परिभाषित किया है, याद रखिएगा। फ्रेंड्स, ये जो अधिनियम आप देख रहे हैं ना, करीब 10 अधिनियम होंगे हमारे सिलेबस में अभी महिला सुपरवाइज़र की। इन 10 अधिनियम के मैक्सिमम जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उनकी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की PDF बनाकर, उनकी थ्योरी बनाकर और उनकी ट्रिक बनाकर, जैसे आपको कैसे याद चलेगा पड़ेगा कि धारा 9 में क्या है। अब आप धारा 9 को कितना रटते फिरोगे, लेकिन हम इस धारा 9 को ट्रिक द्वारा याद करवा देंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हम करवाएंगे हमारे ऑनलाइन बैच में, जो कि है हम जीतेंगे बैच। हर अधिनियम की हर धारा को ट्रिक द्वारा याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल चुटकियों में सारा एक्ट याद हो जाएगा, आपको बिल्कुल परेशानी नहीं पड़ेगी। सारी धाराएं आपको याद होती चली जाएंगी, किस सेक्शन में क्या बोला गया है, किस अध्याय में क्या बोला गया है, सब कुछ याद हो जाएगा, वो भी ट्रिक द्वारा। वीडियो लेक्चर्स रहते हैं टेलीग्राम पर। हमारा जो कोर्स है वो किसी एप्लीकेशन पर नहीं है, हम ये सारी चीज़ें जो प्रोवाइड कराते हैं वो टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर कराते हैं। किस पे? टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे कराते हैं। हमारा जो ऑनलाइन चार्ज है वो 799 रुपये है। आप जैसे ही हमें 799 का पेमेंट करते हैं, हम आपको हमारे एक व्हाट्सएप और 2 टेलीग्राम ग्रुप से ऐड कर लेते हैं। एक टेलीग्राम में टेस्ट होते हैं, जो टॉपिक आपको डेली का टारगेट दिया जाता है, और दूसरे में जो होते हैं, दूसरे में हम आपको PDF, वीडियो लेक्चर्स, ट्रिक की PDF देते हैं, ट्रिक की वीडियो देते हैं। पूरा जितना संपूर्ण सिलेबस है सारा का सारा आपको ऑनलाइन वहाँ पर मिल जाएगा, और सारे के सारे के MCQ मिल जाएंगे। जितने भी अधिनियम है, जितनी भी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य योजनाएं ही करीब मैं 300 कराने वाली हूँ। स्वास्थ्य की योजनाएं अभी कल से ही स्टार्ट करूँगी, मतलब आज रात को जो 10 बजे टेस्ट निपट जाएगा उसके बाद ही मैं स्वास्थ्य की योजनाएं कराने वाली हूँ और हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कराने वाली हूँ। तो जो लोग भी ज्वाइन करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल भी टाइम गवाए बिना मुझे व्हाट्सअप कर दीजिए। वीडियो लेक्चर्स, थ्योरी, हजारों हर टॉपिक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न, इस आपको सब कुछ मिल जाएगा। और आज से जो स्वास्थ्य वाला जो विभाग की योजनाएं आरंभ होने वाली हैं वो ट्रिक द्वारा याद होती रहेंगी, तो 1-2 दिन में आपकी वो सारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। हमने टारगेट बनाया है 1-1 दिन में सारे टॉपिक निपटाना। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अधीन पीठासीन अधिकारी से क्या तात्पर्य है? देखो, पीठासीन अधिकारी कहाँ पे होते हैं? पीठासीन अधिकारी होते हैं आंतरिक परिवाद समिति में। कहाँ होते हैं? आंतरिक परिवाद समिति में गठित होते हैं पीठासीन अधिकारी। और ये पीठासीन अधिकारी क्या होते हैं? उस समिति का मेन जो व्यक्ति होता है वो पीठासीन अधिकारी होता है। आंतरिक परिवाद समिति क्या होती है? जो कंपनी जिस कंपनी में महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है उसी कंपनी में आंतरिक समिति गठित की जाती है, आंतरिक परिवाद समिति गठित की जाती है धारा 4 के तहत। धारा 4 में आंतरिक परिवाद समिति गठित की जाती है, जिसमें पीठासीन अधिकारी होता है, जो वहाँ का जो उस जैसे कि कोई मतलब कोई स्थल है, वहाँ पे उस स्थल में जो सबसे बुजुर्ग महिला होगी या सबसे वरिष्ठ जो लेडी होगी उसको पीठासीन अधिकारी बनाया जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा महिला की स्थिति को समझ पाएगी, तो वो पीठासीन अधिकारी होती है। अधिनियम की जो आंतरिक परिवाद समिति होती है उसमें एक पीठासीन अधिकारी होता है, 2 सदस्य होते हैं जिसमें से एक महिला सदस्य होना चाहिए, और NGO का एक सदस्य होता है। जो NGO का सदस्य ऐसा होना चाहिए जो महिला पीड़िता के बारे में, महिलाओं के बारे में, महिलाओं के प्रति प्रतिबद्ध हो, उनकी रक्षा के लिए, ऐसे NGO का सदस्य एक होना चाहिए। इस प्रकार से ये जो संरचना होती है ये आंतरिक परिवाद समिति की होती है।
मैंने बताया था किसी भी कार्यस्थल पर दो समितियां गठित होती हैं, या तो आंतरिक परिवार समिति होगी या स्थानीय परिवार समिति होगी। अगर आंतरिक परिवार समिति किसी कारण से गठित नहीं हो पाएगी तो स्थानीय परिवार समिति का गठन किया जाएगा। जैसे कि किसी भी कार्यस्थल पर अगर 10 से ज़्यादा कर्मचारी होते हैं तो स्थानीय परिवार आंतरिक परिवार समिति का गठन करना होता है। लेकिन कोई कंपनी है जहाँ पर 10 से ज़्यादा कर्मचारी नहीं है तो फिर हम स्थानीय परिवार समिति का गठन करते हैं। स्थानीय परिवार समिति का वर्णन धारा 6 में है और आंतरिक परिवार समिति का वर्णन धारा 4 में है। अगला है लैंगिक उत्पीड़न में क्या शामिल है। लैंगिक उत्पीड़न शारीरिक संपर्क शामिल है, लैंगिक आवासीय टिप्पणी शामिल है, अश्लील साहित्य शामिल है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है इस अधिनियम के अधीन किस धारा में लैंगिक उत्पीड़न निवारण का प्रावधान है। लैंगिक उत्पीड़न निवारण का प्रावधान किस में है? धारा 3 में है। धारा 3 में बताया है कि किसी भी महिला के साथ किसी भी कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। तो निवारण का प्रावधान किस में है? धारा 3 में है। सेक्शन 3 में लैंगिक निवारण का प्रावधान है। याद रखना, ये सारी धाराएं आपको जवानी याद होना चाहिए, कभी भी कुछ भी आ सकता है, शिफ्ट में एग्जाम है। धारा 6 में क्या कहा गया है? धारा 6 में बोला गया है जो स्थानीय परिवार समिति है उसके बारे में बोला गया है। धारा 8 में अनुदान के बारे में बात की गई है कि केंद्र और राज्य सरकार जो अनुदान देंगे। और धारा 10 में सुलह की बात की गई है कि सुलह की क्या बात की गई है कि राज्य और केंद्र सरकार जो है वो सुलह कर सकते हैं आपस में। केंद्र सरकार नहीं, सॉरी, जो महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है वो क्या कर सकती है, वो चाहे तो जो समिति है उसको बोल सकती है कि मैं सुलह करने को तैयार हूँ, मैं इस मामले को आगे नहीं ले जाना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन ये सुलह किसी पैसों के लेन देन के द्वारा नहीं होगी, बट हो जाएगी, है ना। तो ये चीज़ याद रखना है। किस धारा में है सुलह की बात? धारा 10 में सुलह की बात बोली गई है। कि बात को आगे ले जाने से पहले कोई महिला चाहती है कि हमें उस चीज़ को खींचना नहीं, आप यहीं बोल दो कि ये आदमी अब मुझे परेशान ना करे, इस तरह से सुलह भी स्थानीय परिवार समिति पहले सुलह की ही बात करती है। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक ऐसे आदेश द्वारा आंतरिक परिवार समिति का गठन करेगा जो हो सकेगा मौखिक में, लिखित और मौखिक में। केवल लिखित में शिकायत देनी होती है। किसी कार्य नियोजक क्या होता है? जो भी स्पॉन्सर करता है, जो भी उस कंपनी का मालिक होता है, जिस कार्यस्थल पर महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है, उस कार्यस्थल का जो नियोजक होता है वो क्या कर सकता है? नियोजक आंतरिक परिवार समिति का गठन करता है। आंतरिक परिवार समिति का गठन करता है नियोजक, और जो स्थानीय परिवार समिति है उसका गठन करता है जिला सरकार। स्थानीय परिवार समिति का गठन कौन करता है? जिला सरकार करती, जिला अधिकारी करता है, मतलब जिला अधिकारी स्थानीय परिवार समिति का गठन करता है। और आंतरिक परिवार समिति का गठन कौन करता है? आंतरिक परिवार समिति का गठन करता है नियोजक। तो इस अधिनियम के अंतर्गत किसी कार्यस्थल का प्रत्येक नियोजक ऐसे आदेश द्वारा आंतरिक परिवार समिति का गठन करेगा जो हो सकेगा कैसा? लिखित में जानकारी देना पड़े। यदि महिला किसी कारण से लिखित में जानकारी नहीं दे पा रही है, उसकी मृत्यु हो गई है या वो असमर्थ है, तो उसका वारिस जो है वो लिखित सूचना दे पाएगा। इसके अलावा अगर महिला नहीं दे पा रही है और जिंदा है, वो कार्यस्थल पर है, तो जो अधिकारी हैं, जो आंतरिक परिवार समिति में जो सदस्य लोग हैं, जो पीठासीन अधिकारी, वो महिला को लिखित जानकारी देने के लिए हेल्प करेंगी। अगला है, इस अधिनियम के अंतर्गत आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों में से आधे क्या होंगे? तो जो भी आंतरिक समिति नियोजक द्वारा नाम दिया जाएगा उसमें से आधे सदस्यों का महिलाओं होना जरूरी है। आधे सदस्यों का क्या होना जरूरी है? जिस आंतरिक समिति का वर्णन किस धारा में है? धारा 4 में है। आंतरिक समिति की जो संरचना होगी उसमें कौन कौन शामिल होगा? उसमें एक पीठासीन अधिकारी होगा, जो उस कंपनी की जो वरिष्ठ महिला होगी वो होगी। 2 सदस्य इसमें होते हैं, और इसके अलावा एक सदस्य क्या होता है? एनजीओ का होता है। 2 सदस्य भी उसमें वो होते हैं, वो कर्मचारी होते हैं जो विधि का ज्ञान रखते हों और जिन्होंने महिला सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्ध हों। तो ये जितने भी ये जो 4 सदस्य रहेंगे, इनमें से आधी महिला होना चाहिए, मतलब 2 महिलाएं इनमें से होना चाहिए। अगला है, इस अधिनियम के अधीन आंतरिक समिति का पीठासीन अधिकारी का प्रत्येक सदस्य अपने नाम निर्देशन में कितनी अवधि तक पद ग्रहण कर सकता है? कितनी अवधि तक ये पद ग्रहण कर सकते हैं? 5 वर्ष, 2 वर्ष, 1 वर्ष या 3 वर्ष?
तो जो आंतरिक समिति का जो पीठासीन अधिकारी है वो 3 वर्ष तक पद ग्रहण कर सकता है। देखो, चाहे आंतरिक समिति हो चाहे स्थानीय परिवार समिति हो, दोनों का कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष रहेगा। दोनों का कार्यकाल कितना रहेगा? 3 वर्ष रहेगा दोनों का कार्यकाल। चाहे आंतरिक परिवार समिति हो चाहे स्थानीय परिवार समिति हो, दोनों के ही सदस्यों का कार्यकाल और दोनों के ही पीठासीन अधिकारी। आंतरिक परिवार समिति में जो वरिष्ठ सदस्य होता है वो पीठासीन अधिकारी होता है, और जो स्थानीय परिवार समिति होती है उसमें जो मेन लीडर होता है उसको अध्यक्ष कहते हैं। अगला है, इस अधिनियम के अंतर्गत जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित किया जाता है? जिला अधिकारी की परिभाषा दी है 2D में, और जिला अधिकारी का वर्णन किया है धारा 5 में। धारा 5 में जिला अधिकारी का वर्णन किया है। तो क्या पूछ रहे हैं कि जिला अधिकारी के रूप में किसे अधिसूचित कर सकते हैं? जिला मजिस्ट्रेट को, कलेक्टर को, तो उपरोक्त दोनों को या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इन दोनों को, चाहे जिला अधिकारी जिला कलेक्टर भी हो सकता है और जिला मजिस्ट्रेट भी हो सकता है। यही स्थानीय परिवार समिति का गठन करता है। इस अधिनियम के अधीन स्थानीय परिवार समिति का गठन कौन करेगा? स्थानीय परिवार समिति का जो गठन करेगा वो करेगा जिला अधिकारी। स्थानीय परिवार समिति का गठन उस जिले, जिस जिले में ये कार्यस्थल है और जहाँ पे महिला का उत्पीड़न हुआ है उस जगह पर ही स्थानीय परिवार समिति का गठन होगा, और उसका गठन कौन करेगा? जिला अधिकारी उसका गठन करेगा। इसके अलावा जो वहाँ पर जो भी महिला के विकास में जो अग्रसर महिला होगी उसको इस स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसमें एक महिला ऐसी होगी जो उस क्षेत्र की वार्ड पार्षद होगी या नगर पालिका अध्यक्ष होगी या महिला बाल विकास अधिकारी होगी, ये भी एक उसमें से महिलाओं को बनाया जाएगा स्थानीय परिवार जो समिति है उसकी संरचना में। इस अधिनियम के तहत नोडल अधिकारी की नियुक्ति किस में से की जाएगी? ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र के प्रत्येक ब्लॉक, ताल्लुक और तहसील में, शहरी क्षेत्र में प्रत्येक वार्ड और नगर पालिका में। तो देखो, जिला अधिकारी जो है वो शिकायत प्राप्त होने पर 7 दिन के अंदर अंदर शिकायत की जांच करने के लिए नोडल अधिकारी को नियुक्त करता है। जिला अधिकारी जो होता है कि कि वहाँ पे कोई केस हुआ है क्या, इसके लिए एक नोडल अधिकारी नियुक्त करता है। तो कहाँ पर करता है नोडल अधिकारी? तो उस क्षेत्र में जहाँ पर वो काम कर रहा है उस क्षेत्र में ही नियुक्त किए जाते हैं। ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र में, ब्लॉक, तालुक, तहसील में, वार्ड, नगर पालिका में, इन सभी जगहों में से कहीं से भी ये नोडल अधिकारी नियुक्त कर लिए जाते हैं। अगला है, इस अधिनियम के तहत स्थानीय परिवार समिति के पदेन सदस्य कौन होते हैं? पदेन सदस्य का मतलब होता है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं, उनको हम जो है बोलते हैं पदेन अधिकारी। स्थानीय परिवार समिति में पदेन अधिकारी होता है, जो आंतरिक परिवार समिति होती है उसमें नहीं होता है। तो इसमें समाज कल्याण से समव्यवहार करने वाला हो, बिल्कुल सही है। महिला एवं बाल विकास से समव्यवहार करने वाला हो, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों सही हो जाएंगे। तो देखो, स्थानीय परिवार समिति में एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य जो होते हैं वो ऐसे होते हैं जो महिला के बारे में जानकार हों, महिला अधिकारों के बारे में, उनमें जिसमें से वार्ड पार्षद, वहाँ का नगर पालिका का अध्यक्ष ये हो सकता है एक सदस्य। एक नगर NGO का अध्यक्ष होता है, और एक जो होता है वो पदेन सदस्य होता है। पदेन सदस्य कौन होता है? जो वहाँ का महिला बाल विकास अधिकारी हो, ये और समाज कल्याण अधिकारी हो, ये उसमें पदेन सदस्य में आ सकता है। तो स्थानीय परिवार समिति में 5 सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष होता है, एक पदेन सदस्य होता है, और 2 सदस्य होते हैं, और एक NGO वाला होता है। एक सदस्य होते हैं और 2 NGO के व्यक्ति होते हैं स्थानीय परिवार समिति में। स्थानीय परिवार समिति का गठन, अध्यक्ष व सदस्यों को हटाए जाने का। देखो, धारा 6 में तो इनका वर्णन है, धारा 6 में इसका वर्णन है, और धारा 7 में इनको हटाए जाने का प्रावधान है। हटाया कैसे जा सकता है? यदि ये जो अपने नियमों का उल्लंघन करते हैं, अगर जो महिला के बारे में जानकारी सोशल मीडिया द्वारा बाहर तक पहुंचा देते हैं, तो इनको जो है इनके पद से बर्खास्त कर दिया जाता है। किस धारा में वर्णन है ऐसा? स्थानीय परिवार समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाए जाने का वर्णन धारा 7 में है। फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। हमारी ए सीरीज़ चल रही है बहुत समय से, बहुत अच्छी ए सीरीज़ है। उसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियो करवाए, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे प्लेसेंटा हो,
चाहे कुपोषण हो, चाहे टीकाकरण हो। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम भी कराया है, दहेज निषेध अधिनियम भी कराया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत कम समय बचा है और जो भी वीडियो ला रही हूँ पूरा टॉपिक कंप्लीट ही करवा के ला रही हूँ, तो ज़रूर देखिए। और इस तरह के अधिनियम के पूरे एमसीक्यू रूप में पढ़ना चाहते हैं तो हमारा हम जीतेंगे बैच ले लीजिए। 799 का चार्ज है, एग्ज़ाम फिर नहीं आता है। 799 आप लगा के आपको हज़ारों की संख्या में एमसीक्यू मिलेंगे। इसके अलावा थ्योरी अलग मिलेगी, इजी लैंग्वेज में पूरे हर टॉपिक की थ्योरी भी मिलेगी, हर टॉपिक के एमसीक्यू मिलेंगे। इसके अलावा आपको ट्रिकी वीडियो मिलेंगे। ये टॉपिक है, अब जैसे कि स्थानीय परिवार समिति के अध्यक्ष व सदस्यों को हटाए जाना है, किस में वर्णन है? धारा 7 में। अब इसको कैसे याद रखोगे? धारा 6 में स्थानीय परिवार समिति का वर्णन है, इसको कैसे याद रखोगे? धारा 3 में लैंगिक उत्पीड़न निवारण का अधिनियम है, कैसे याद रखोगे? धारा 8 में अनुदान का वर्णन है, कैसे याद रखोगे? अब मैंने किसको कैसे याद करा, एक बताती हूँ आपको। जैसे कि धारा 8 में अनुदान का वर्णन दिया गया है, तो इसको कैसे याद रखोगे? जो अनु है, अनु नाम की एक लड़की है, वो सुबह 8 बजे उठकर दान देती है। अनु जो है वो सुबह 8 बजे उठकर क्या करती है? दान देती है। तो इससे आपका ये धारा 8, आप कभी आप भूलोगे कि धारा 8 में अनुदान है। तो इस प्रकार से हम क्वेश्चन की ट्रिक द्वारा क्वेश्चन याद करा रहे हैं, जो बहुत ईजी लैंग्वेज में है। इसके अलावा टेस्ट होते हैं, तो रोज़ आपका टारगेट रहता है कि आज आपको पढ़ना है, आप टेस्ट दोगे, टेस्ट से तैयारी होगी, बहुत सारे प्रश्न आप तैयार कर लेंगे तो बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी। इसके अलावा हम प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड करा देंगे एक साथ, तो आप उसकी भी तैयारी कर लोगे, जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन है। तो जो भी ज्वाइन करना चाहता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक है, ज्वाइन कर लीजिए। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा इंस्टाग्राम नहीं देखा है तो एक बार इंस्टाग्राम ज़रूर चले जाओ। बहुत अच्छी इंस्टाग्राम पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो आपकी तैयारी में बहुत हेल्प करेंगे, और तो उसको ज्वाइन ज़रूर कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक डाल दूँगी। इसके अलावा हमारे ए सीरीज़ के पूरे वीडियोज़ देख लीजिएगा। प्रैक्टिस सेट जो है 27 प्रैक्टिस सेट यूट्यूब पर करवा चुकी हूँ। 27 प्रैक्टिस सेट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, कर लीजिएगा। हम जीतेंगे बैच में मैं आज रात से स्वास्थ्य की योजनाएं और हिंदू संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम कराने वाली हूँ। जो लोग भी इसको डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, ट्रिक द्वारा टॉपिक याद करना चाहते हैं, इनके एमसीक्यू लेना चाहते हैं, मुझे हम जीतेंगे बैच ले लो, आज ही शाम तक ले लो। रात को ये टॉपिक दिया जाएगा और उसकी कल आपको तैयारी करवाई जाएगी, उसका वीडियो लेक्चर्स भी मिलेगा। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 के तहत गठित स्थानीय समिति से संबंधित कथन क्या है? क्या है इससे संबंधित? पीड़ित महिला की शिकायत की सुनवाई की जाएगी, बिल्कुल सही है। स्थानीय जो समिति बनेगी, स्थानीय समिति कब बनेगी? जब आंतरिक समिति गठित नहीं होगी किसी कारण से, तो स्थानीय समिति गठित होगी। समिति की अध्यक्ष कौन होगी? एक महिला ही होगी, बिल्कुल सही है। समिति के अन्य सदस्यों में एक सदस्य ST SC से जुड़ी महिला होना, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी इसके कारण सही हो जाएंगे। अगला है महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक अधिनियम 2013 में सुलह का प्रावधान किस धारा में है? सुलह का जो प्रावधान है वो धारा 10 में है। इसमें क्या बोला गया है कि महिला जो है, महिला के कहने पर ही महिला जो रहती है प्रत्यार्थी जो व्यथित होती है, महिला क्या होती है? व्यथित होती है। व्यथित महिला जो होती है, व्यथित महिला समिति के पास जाएगी, लिखित सूचना देगी कि हम सुलह करना चाहते हैं, हमें इस बात को आगे नहीं बढ़ाना है, तो समिति वो बात को वहीं शांत कर देगी और बाहर नहीं ले जाएगी, कोर्ट वोट केस नहीं करेगी। तो किस में वर्णन है? वो धारा 10 में वर्णन किया गया है। लैंगिक अधिनियम 2013 के कर्तव्य किस नियोजक के कर्तव्य किस धारा में है? नियोजक की कर्तव्य धारा 19 में। क्या होता है नियोजक? ये नियोजक, इसको हम स्पॉन्सर्स बोलते हैं, मतलब जो उस कार्यस्थल का मालिक होगा, जो उस कार्यस्थल का संचालन कर रहा होगा। जैसे कोई हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल को हम कार्यस्थल मानते हैं। धारा 2A में परिभाषा दी गई है कार्यस्थल की। तो कोई कार्यस्थल है, उस कार्यस्थल को जो हॉस्पिटल का संचालक होगा वो उसका नियोजक होगा। उस नियोजक के क्या क्या कर्तव्य होंगे कि वो अपने क्षेत्र में, अपनी जगह पर जहाँ उसकी कंपनी है वहाँ पर वो एक आंतरिक परिवार समिति का गठन करेगा। समय समय पर जांच करेगा कि जो कंपनी है वो सही काम कर रही है, किसी महिला के साथ बुरा तो नहीं हो रहा है, एक उसकी वार्षिक रिपोर्ट भी लेगा। तो ये सारे कर्तव्य नियोजक के हैं। ये किस में दिए गए हैं? धारा 19 में दिए गए हैं। धारा 12 में क्या किया गया है कि यदि जाँच लंबित हो जाती है, यदि जांच लंबित हो जाती है तो महिला जो है वो लिखित सूचना देकर ये बोल सकती है समिति को कि आप जब तक जांच ये चल रही है, जांच के लिए 90 दिन दिए जाते हैं। जांच के लिए कितने दिन दिए जाते हैं? 90 दिन जांच के लिए दिए जाते हैं। तो जांच पूरी होने की, जब समिति जांच करती है तो समिति उसमें कितने दिन लगते हैं? 90 दिन लगते हैं।
तो महिला जो है समिति के पास जाके बोल सकती है कि इन 3 महीनों में 90 दिन में अगर मैं उस आदमी के साथ काम करूँगी तो वो मुझे और प्रताड़ित कर सकता है, तो या तो आप मेरा ट्रांसफ़र कर दो या आप उसका ट्रांसफ़र कर दो, या आप मुझे 3 महीने की छुट्टी दे दो, या कोई भी हेल्प मांग सकती है। तो ये कौन कर सकता है? ये महिला कर सकती है जब लंबित जाँच के मामले में। ये किस में बोल सकती है? धारा 12 में। धारा 10 में अभी मैंने बताया सुलह की बात की गई है। किसकी बात की गई है? धारा सुलह की बात की गई है। और जो 11 में बात की गई है वो जांच की बात की गई है कि जो भी चीज़ हो रही होंगी, जो भी शिकायत आएगी समिति के पास, समिति उसकी जांच करेगी। तो किस में बोला है? धारा 11 में बोला है। लैंगिक अधिनियम 2013 के में धारा 13 के अंतर्गत क्या आता है? धारा 13 जो है वो क्या बोलती है? तो जो धारा 13 है वो जांच रिपोर्ट के बारे में बोलती है। जांच रिपोर्ट आ गई है अब आपके पास। जांच रिपोर्ट क्या हो गई है? आ गई है। इस जांच रिपोर्ट को क्या करोगे आप? इस जांच रिपोर्ट को क्या करोगे? इस जांच रिपोर्ट को आप, जब आपके पास जांच रिपोर्ट आ गई है तो 10 दिन के अंदर, इस जांच रिपोर्ट को कितने दिन के अंदर? 10 दिन के अंदर आप नियोजक को दोगे। उस कंपनी का जो नियोजक होगा उस नियोजक को दोगे। इसके अलावा जो वहाँ पे पीठासीन अधिकारी या अध्यक्ष होगा उसको दोगे। इसके अलावा दोनों पक्षकारों का, मतलब जो प्रत्यर्थी है जिसने गुनाह किया उसको भी दोगे, और जो पीड़ित है उसको भी दोगे। तो ये सारे लोगों को आप 10 दिन के अंदर अंदर रिपोर्ट दिलवाओगे। ये इसमें कहा गया है, किसमें? धारा 13 में बोला गया है। अगला है महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 में किस धारा के अंतर्गत मिथ्या अथवा दोषपूर्ण परिवाद के लिए दंड का प्रावधान है? मिथ्या के लिए, अगर कोई मिथ्या करेगा, अगर कोई झूठ बोलेगा तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। किसमें? धारा 14 में। क्या मिथ्या बोलेगा? यदि किसी महिला के साथ गलत नहीं हुआ है लेकिन वो झूठा जाके बोल देगी कि मेरे साथ गलत हुआ है, तो उसके लिए दंड दिया जाएगा। किस धारा के अंतर्गत? धारा 14 में मिथ्या बोलने के लिए दंड दिया गया है, याद रखना। इसमें धारा 14 में। धारा 9 में जांच की बात की गई है कि महिला की जो भी हुआ है उसकी जो परिवार शिकायत आई है, जो शिकायत आई है, शिकायत की जांच की बात की गई है। लैंगिक उत्पीड़न का अर्थ क्या है? शारीरिक संपर्क भी है, लैंगिक टिप्पणी भी है, अश्लील साहित्य दिखाना भी, उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है आंतरिक परिवार समिति के गठन के बारे में प्रावधान किस धारा में बोला गया है? आंतरिक परिवार समिति का धारा 4 में बोला गया है। आंतरिक परिवार समिति किस में होगी? धारा 4 में होगी। और धारा 6 में क्या होगा? स्थानीय परिवार समिति का गठन होगा। धारा 6 में क्या होगा? स्थानीय परिवार समिति का गठन किस में होगा? धारा 6 में होगा। अगला है, इस अधिनियम के अधीन आंतरिक परिवार समिति का गठन कौन करेगा? आंतरिक परिवार समिति का गठन नियोजक करेगा। आंतरिक परिवार समिति के गठन की बात किस में की गई है? धारा 4 में। और जो जिला अधिकारी है वो स्थानीय परिवार समिति का गठन करेगा। स्थानीय परिवार समिति का गठन कौन करेगा? जिला अधिकारी। और आंतरिक परिवार समिति का गठन कौन करेगा? नियोजक। फ्रेंड, जिसको भी वीडियो पसंद आ रहा है सारे लोग कमेंट करके बता दीजिएगा, और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा सारे लोग, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो पहुँचे। उसके अलावा मैराथन लाने वाली हूँ। रात को 100 MCQ लेके आऊँगी, 100+ MCQ लेके आऊँगी ICDS के। ICDS सक्षम योजना, सक्षम 2.0 योजना, आंगनबाड़ी में कितना दिनों का पोषण दिया जाता है, कितनी महिला को कितना पोषण दिया जाता है, बच्चों को कितना पोषण दिया जाता है, पखवाड़ा माह, पोषण माह, आंगनबाड़ी दिवस, मंगल दिवस शुरुआत का, वो ये सारे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं आंगनबाड़ी से संबंधित वो सारे आज रात को कराऊंगी। तो सारे लोग वीडियो पर देखते रहिएगा, इसलिए सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आपके पास वीडियो आते रहें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक भी मिल जाएगी, वहाँ पर भी आपको लिंक पहुँचती रहेगी, उसे भी ज्वाइन कर लीजिएगा। इस अधिनियम के अंतर्गत स्थानीय समिति के गठन का प्रावधान किस धारा में है? स्थानीय समिति का जो प्रावधान है वो धारा 6 में है, और धारा 7 में उनको हटाए जाने का प्रावधान है कि किस उसमें वो हटाए जाएंगे, किस। और इसमें धारा 7 में ही उनकी स्थानीय परिवार समिति की संरचना का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, जिला अधिकारी के द्वारा ऐसे कार्यस्थल पर जहां स्थानीय समिति का गठन किया जाएगा जहां कर्मकारों की संख्या 10 से कम है। देखो 10 से अधिक होगी तो वहां पर तो क्या, कौन सी समिति होगी? वहां पे आंतरिक समिति, खुद ही कंपनी वाले अपने अंदर आंतरिक समिति बना लेंगे अपने अंदर ही अंदर। लेकिन अगर 10 से कम कर्मचारी हैं तो उसके लिए क्या गठित करना पड़ेगा? स्थानीय समिति उसके लिए बनाना पड़ेगा।
इस अधिनियम के तहत परिवाद मतलब होता है शिकायत ग्रहण करने और उसे 7 दिन के भीतर स्थानीय समिति को भेजने के लिए नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। कितने दिन में? 7 दिन में की जाएगी। तो कहाँ से की जाएगी? ग्रामीण या जनजातीय क्षेत्र से, बिल्कुल सही है। प्रत्येक ब्लॉक तालुक से, ये भी सही है। शहरी क्षेत्र में वार्ड और नगर पालिका से, ये भी सही है। तो ये पूरा का पूरा तीनों के तीनों फैक्ट सही हो जाएंगे। स्थानीय समिति के गठन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, ये पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, सामाजिक कार्य में विख्यात और महिलाओं की समस्याओं के प्रतिबद्ध महिलाओं में से नाम निर्देशित अध्यक्ष होगी। बिल्कुल सही है, स्थानीय समिति की अध्यक्ष होगी। कम से कम इनाम निर्देशित सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्प समुदाय की महिला होगी। एक महिला कम से कम इन जाति की होना चाहिए। जिले में सामाजिक कल्याण या महिला और बाल विकास से संबंधित अधिकारी, इसका पदेन अध्यक्ष होगा। पदेन अध्यक्ष नहीं होगा, लेकिन पदेन सदस्य जरूर होगा। अध्यक्ष नहीं होगा, अध्यक्ष तो ये होगी जो सामाजिक कार्य में विख्यात महिला होगी। तो ये 3 इसका आंसर नहीं होगा, ऊपर के 2 तो इसके सही है। स्थानीय समिति का अध्यक्ष और सदस्य अपनी नियुक्ति की तारीख से 3 वर्ष तक अपना पद धारण करेंगे। तो 3 वर्ष कार्यकाल होता है, ये भी सही है। तो 1, 2 और 4 सही होंगे, तीसरा गलत हो जाएगा। स्थानीय परिवार समिति का अध्यक्ष व सदस्य को हटाए जाने के संबंध में प्रावधान किस धारा में है? किस धारा के तहत हटाया जाएगा? धारा 7 के तहत हटाया जाएगा। अगला है, स्थानीय समिति के अध्यक्ष व सदस्यों की फीस या भत्तों का संदाय करने के लिए धन का अनुदान किसके द्वारा दिया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा धन का अनुदान दिया जाएगा या केंद्र सरकार द्वारा धन का अनुदान दिया जाएगा, यह जिलाधिकारी के द्वारा, यह समुचित अधिकारी के द्वारा? तो केंद्र सरकार के द्वारा अनुदान दिया जाएगा। किसके द्वारा अनुदान दिया जाएगा? तो केंद्र सरकार के द्वारा जो है वो अनुदान दिया जाएगा। किसके द्वारा दिया जाएगा? केंद्र सरकार। अनुदान की बात किस में की गई है? मैंने भी बताया था, अनु 8 बजे दान देती है। तो किस में किया गया है? धारा 8 में अनुदान की बात की गई है। अनु क्या करती है? 8 बजे दान देती है। अगला है, अपराध की जांच पूरी होने पर आंतरिक या स्थानीय समिति के द्वारा नियोजक को या जिलाधिकारी को जांच की रिपोर्ट किस धारा के तहत उपलब्ध कराई जाएगी? देखो, जांच की रिपोर्ट आ गई है। अब जांच की रिपोर्ट किस धारा के तहत उपलब्ध कराई जाएगी? तो जांच की रिपोर्ट धारा 13 के तहत उपलब्ध कराई जाएगी। किसके अलावा? देखो, धारा 11 में जो है जांच की मांग होती है, धारा 12 में जांच लंबित रहने पर कार्यवाही होती है और धारा 13 में जांच रिपोर्ट आ जाती है। धारा 13 में जांच रिपोर्ट आ जाती है, जिसको सभी लोगों को उपलब्ध करवाना रहता है। इसके अलावा धारा 14 में मिथ्यापूर्ण जानकारी की बात की गई है कि कोई भी मिथ्या जानकारी देगा तो उसे दंड मिलेगा। धारा 15 में प्रतिकर या कंपनसेशन की बात की गई है कि अगर महिला को कोई नुकसान हुआ है तो वो जो भी प्रत्यर्थी रहेगा जिसने महिला के साथ गलत किया है उसको भुगतान देना पड़ेगा, उसको पैसे देना पड़ेगा। इसका निर्णय कितना पैसा देना पड़ेगा ये स्थानीय समिति अपने विवेक के अनुसार करेगी, उस आदमी की हैसियत देख के करेगी। धारा 16 में बताया है कि कोई भी व्यक्ति जो समिति में है वो जानकारी को बाहर नहीं करेगा जिससे महिला की लज्जा जो है वो भंग हो। तो कोई भी व्यक्ति उसकी जानकारी को बाहर नहीं करेगा। ये किस में कहा गया है? धारा 16 में कहा गया है। फ्रेंड्स, ये सेक्शन आपको सब याद होना चाहिए क्योंकि सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम शिफ्ट में है, कब पूछ लें क्या पूछ लें, इसलिए आपको ये सारी धाराएँ याद होना चाहिए। इसलिए मैं ये पूरा डिटेल में आपको पढ़ा रही हूँ। वीडियो 1 से 2 बार देख लीजिएगा, सारा वीडियो समझ में आ जाएगा। इसकी थ्योरी भी मैंने हमारे हम जीतेंगे बैच में डाल दी है, बहुत इजी लैंग्वेज में बनाकर, और उसका वीडियो लेक्चर भी ट्रिक द्वारा बता दिया है। इसके अलावा अगला जो हमारा अधिनियम होगा वो हिंदू संपत्ति वाला होगा। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हैं, स्वास्थ्य की योजनाएं शुरू से पढ़ना चाहते हैं, स्वास्थ्य नीति भी आज हम कराएंगे, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 भी हम कराएंगे। तो ये सारे लोग जो एफर्ट कर सकते हैं वो कर लो, नहीं कर पा रहे हैं तो हम वीडियो में भी करवा देंगे, जितना पॉसिबल होगा हम यूट्यूब पर भी लेके आएंगे। उसकी भी आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हम यूट्यूब जो लोग नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी नहीं है कंडीशन की वो पेमेंट कर पाएँ, तो हम वीडियो में भी वो आप लोगों को बिल्कुल निःशुल्क उपलब्ध करवाएंगे। अपराध की जांच पूरी होने पर आंतरिक या स्थानीय समिति के द्वारा नियोजक को या जिलाधिकारी को जांच की रिपोर्ट कितने दिन के अंदर देनी होगी? तो कम से कम 10 दिन के अंदर देनी होगी। कितने दिन के अंदर देनी होगी? 10 दिन के अंदर अंदर उसको समिति को रिपोर्ट देनी होगी। कितने? 10 दिन के अंदर अंदर देनी होगी। अगला क्वेश्चन है, इस अधिनियम की किस धारा में यह प्रावधान है कि सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 या अन्यथा इस अधिनियम के अधीन किए गए
किसी परिवार मतलब शिकायत की अंतर वस्तुओं या पीड़ित महिला के नाम, पता या पहचान की जानकारी का प्रकाशन किसी भी रीति से नहीं किया जाएगा। अभी मैंने बोला था, ये समिति के लोगों को बोला है कि धारा 16 के अंतर्गत कि कोई भी चीज़ यहाँ की जो है अपनी कंपनी की चीज़ बाहर नहीं जाएगी, किसी भी महिला का नाम खराब नहीं होगा। धारा 15 में प्रतिकर की बात की गई, कंपनसेशन की बात की गई है। अगला क्वेश्चन है, किस धारा में कौन सी धारा जो है वो अपील से संबंधित है? कौन सी धारा अपील से संबंधित? धारा 18 जो है वो अपील से संबंधित। धारा 18 में क्या है? अपील की गई है। अपील कौन कर सकता है? जैसे धारा 13 में रिपोर्ट आ गई, धारा 14 में कोई मिथ्या जानकारी दी लड़के के खिलाफ, तो लड़का जो है ना वो अपील कर सकता है कि समिति के कि मेरे खिलाफ ऐसी जानकारी हुई है, मेरे खिलाफ ऐसा गलत हुआ है, तो मैं इस चीज़ को दोबारा से खोलना चाहता हूँ, ऐसा क्यों होगा, तो वो अपील कर सकता है धारा 18 के अंतर्गत। धारा 17 में क्या होगा? जो भी चीज़ें बाहर करेगा, जो धारा 16 में बोला है कि कोई भी चीज़ें यहाँ से बाहर नहीं जाएगी, मीडिया में नहीं जाएगी, अगर कोई बाहर करता है तो उसे दंड दिया जाएगा। धारा 19 में नियोजक के कर्तव्य बताए गए हैं। धारा 19 में क्या है? नियोजक के कर्तव्य जो हैं वो धारा 19 में बताए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम के उपबंधों का पालन न करने के लिए किस धारा के तहत नियोजक को दंड दिया जाएगा? धारा 26 के तहत नियोजक को दंड दिया जाएगा। किस में दिया जाएगा? धारा 26 में दंड दिया जाएगा। इसमें 50,000 का जुर्माना दिया जाता है, और अगर दोबारा करता है तो 1 लाख का जुर्माना दिया जाता है, और दोबारा करेगा तो 1.5 लाख का, मतलब दोगुना होता जाता है ये पैसा। तो धारा 26 के अंतर्गत जो भी अधिनियम के उपबंध क्या होते हैं कि महिला की जो सील है उसकी इज्जत का ध्यान रखा जाएगा, उसके बारे में जानकारी बाहर नहीं फैलाई जाएगी। यदि समिति द्वारा फैलाई जाती है तो उस पर दंड दिया जाता है। दंड कितने में दिया जाता है? धारा 26 के अंतर्गत दंड दिया जाता है। धारा 25 में क्या होता है कि जो धारा 25 ये बोलती है कि सरकार जो है इस कोई भी मामला अगर चलता है यहाँ पे तो उसका सरकार संज्ञान लेते हुए उसकी जानकारी बोलेगी कि हमें भी उसकी जानकारी लिखित में उपलब्ध करवाओ। धारा जो 28 रहती है वो आपके काम की नहीं है, कोई अग्रिम सूचना वगैरह है। धारा 29 जो है ये सरकार के नियम बनाने की शक्ति है। धारा 29 के तहत सरकार जो है इस अधिनियम के तहत नियम बना सकती है। नियम जो है संसद के प्रत्येक सदन में 30 दिन के अंदर 30 दिन के लिए रखे जाएंगे। तो धारा 29 जो है वो क्या है? सरकार के नियम बनाने की शक्ति है। धारा 29 क्या है? सरकार के नियम बनाने की शक्ति है। और धारा 30 जो है वो कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति है। धारा 29 क्या है? कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति धारा 30 है। फ्रेंड्स देखो, ये हमारा पूरा हम जीतेंगे सुपरवाइजर बैच है, बहुत ही शानदार बैच है, मतलब आपका 100% सिलेक्शन स्ट्रेटेजी है। एक एक टॉपिक बहुत इजी लैंग्वेज में बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे। 31 दिन अपन लेके चल रहे हैं, फरवरी के लेके ही नहीं चल रही हूँ मैं, मतलब हर टॉपिक पूरा का पूरा आपको थ्योरी में पढ़ाऊंगी, उसके MCQ भी दूंगी, उसकी ट्रिक भी दूंगी, तो सब कुछ पूरा नोट्स भी आपको वहाँ पर मिलेगा, ऑनलाइन ही सारा कुछ मिलेगा। आप लोग ज्वाइन कर लीजिए अगर कर सकते हैं तो। इसमें वीडियो ऑडियो लेक्चर्स रहेंगे, ट्रिक द्वारा सारे टॉपिक याद रहेंगे, टॉपिक वाइज ई बुक रहेगी। एक हाँ सबसे मेन चीज़ जो CDP वाला पार्ट है उसमें आपको वर्ग 3, वर्ग 2, वर्ग 1 वाला CDP नहीं पढ़ना है। हम इसके केवल आपको 1040 MCQ देंगे, बस आपको वही पढ़ना है, उसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के हम आपको 500 MCQ देंगे, आपको वही पढ़ना है और कुछ नहीं पढ़ना है। 1000 ICMR 2020 और 2024 के MCQ देंगे, मतलब ICMR रिपोर्ट देंगे। ICMR रिपोर्ट को हम ट्रिक द्वारा भी याद करवाएंगे। इसके अलावा 2500 प्लस योजना के MCQ दिए जाएंगे, 2000 प्लस अधिनियम वस्तुनिष्ठ दिए जाएंगे, टॉपिक तैयार करवाकर डेली टेस्ट लिया जाएगा, कठिन डेट डाटा ट्रिक द्वारा याद करवाया जाएगा, सुपरवाइजर का प्रश्न बैंक दिया जाएगा, गणित कंप्यूटर तर्क शक्ति, सारा कुछ। आज मैंने पाई चार्ट करवाया है, ऐसे रीजनिंग मैथ सारा क्वेश्चन जो सारे टॉपिक होते हैं बहुत इजी लैंग्वेज जो आना ही है। हर कुछ नहीं पढ़ना है, छोड़ना ज़्यादा है, पढ़ना कम है। डेली टारगेट और टेस्ट रहता है, हर रोज़ एक टारगेट दिया जाता है, अगले दिन उसका टेस्ट रहता है, रात को 10 बजे और दिन में 4 बजे टेस्ट रहता है। 2 टेलीग्राम और एक व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा तैयारी की जाती है। इसके अलावा अलग अलग स्टेट में आए हुए क्वेश्चन भी कवर कराए जाते हैं। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर करके आपको बोलना है कि मैम हमको हम जीतेंगे बैच लेना है। मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी, पेमेंट करना है, जैसे ही पेमेंट आएगा हम आपको हमारे ये तीनों ग्रुप से ऐड कर लेंगे।
अभी ये 31 दिन का टारगेट बना है, 31 दिन में आपका पूरा का पूरा सिलेबस मैं कवर करवाने वाली हूँ। तो जो भी चाहते हैं कि कम समय में सबसे अच्छा पढ़ें, अच्छे से तैयारी करें, ट्रिक द्वारा याद करें, कोई टॉपिक याद नहीं होता है आपसे, आपको कठिन लगता है तो आप ट्रिक द्वारा पढ़ना चाहते हैं तो आप जल्दी से ज्वाइन कर लो, बिना टाइम बर्बाद किए हुए। व्हाट्सअप कर दो मुझे ये नंबर पर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक मिलेगी तो वो ज्वाइन कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी और कमेंट बॉक्स में भी डाल दूंगी। न्यायालय लैंगिक उत्पीड़न से महिलाओं को संरक्षण अधिनियम के अधीन किए गए अपराध का संज्ञान किस धारा के अंतर्गत लेता है? न्यायालय लेता है धारा 27 के अधीन। यदि कोई मामला है और वो सच में ही संज्ञान मतलब ऐसा मतलब बहुत संगीन अपराध पाया जाता है कि सच में महिला के साथ बहुत गलत हुआ है, तो वो न्यायालय उसको अपने हैंड ओवर ले लेता है समिति से। तो न्यायालय इसको कैसे लेता है? न्यायालय के पास सिविल न्यायालय की शक्ति होती है और वो उसको ले लेता है। उस प्रकार के जो अपराध होते हैं वो असंज्ञेय होते हैं। कौन से होते हैं? असंज्ञेय। असंज्ञेय मतलब होता है जिसको जमानत नहीं मिलती है, ऐसे अपराध होते हैं। तो न्यायालय इस अधिनियम के अधीन पीड़ित महिलाओं को संरक्षण किस धारा के अंतर्गत करता है? धारा 27 में करता है। धारा 27 में करता है। धारा 29 में क्या है? मैंने अभी बताया था, केंद्र के नियम बनाने की शक्ति है। और धारा 30 में क्या है? कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति। और धारा 26 में दंड का प्रावधान है, जो कि मानता नहीं है बात का समिति की, उसके लिए दंड दिया गया है। पॉस अधिनियम की धारा 29 के अंतर्गत केंद्र सरकार क्या नियम बना सकती है? केवल सदस्य नामांकन, जांच प्रक्रिया, अधिनियम के वित्तीय पहलू, शुल्क, नामांकन, पूछताछ, रिपोर्ट सहित विषयों की विस्तृत श्रृंखला, ये सारा जो है केंद्र पूछ सकती है। बाकी संसदीय समीक्षा की आवश्यकता है। तीसरा इसका सही होगा 29 के अंतर्गत, बाकी नहीं होगा। किसी भी महिला का कार्यस्थल पर उत्पीड़न नहीं होगा, यह किस धारा में कहा गया है? ये बोला गया है कि किसी भी महिला जो भी होगी उसका कार्यस्थल पर उत्पीड़न नहीं होगा, ये धारा 3 में बोला गया है। धारा 2 में क्या है? परिभाषा है। धारा 4 में क्या है? आंतरिक परिवार समिति का गठन है। धारा 5 में क्या है? स्थानीय परिवार समिति का गठन है ना। और धारा 2 में परिभाषा है। ये सारी धाराएं याद रखना है। धारा 3 के अंतर्गत धारा 3 में क्या है? लैंगिक उत्पीड़न के निवारण के उपाय दिए हैं। तो क्या है इसका? पहला है महिला के स्वास्थ्य या सुरक्षा को प्रभावित करने वाला व्यवहार, ये लैंगिक उत्पीड़न में आ जाएगा। महिला के कार्य में हस्तक्षेप करना, उसके लिए प्रतिकूल वातावरण बनाना, ये भी आ जाएगा। महिला के लिए उत्पीड़न में धमकी देना, उसे गलत वचन कहना, उससे बुरा व्यवहार करना, तो ये तीनों ही इसके आंसर सही हो जाएंगे। तीनों ही लैंगिक उत्पीड़न में आ जाएंगे। धारा 4 के अंतर्गत आंतरिक समिति के सदस्यों की संरचना में कौन शामिल है? सबसे पहले एक पीठासीन अधिकारी होता है जो उस संस्था की वरिष्ठ महिला होती है। 2 कर्मचारी सदस्य होते हैं जिनको जो थोड़ा बहुत भी महिला के प्रति प्रतिबद्ध हो। और एनजीओ का एक सदस्य होता है जो उस समस्या के प्रति जानता हो, समस्या जो महिला के साथ हुआ वो जानता हो। तो ये तीनों ही इसके सही हो जाएंगे। ये 1, 2 और 3, 2 और 1, 3 और 4 सदस्य इसमें होते हैं। किसमें? आंतरिक समिति में। आंतरिक समिति का वर्णन किसमें है? धारा 4 में। स्थानीय परिवार समिति का वर्णन किसमें है? धारा 6 में है। इसमें एक अध्यक्ष होता है जो सामाजिक कार्य में संलग्न महिला होती है, जो महिला समस्या के प्रति प्रतिबद्ध हो। एक सदस्य वो होता है जो उस ताल्लुक ब्लॉक में, नगर पालिका वार्ड में कार्यरत महिला हो। एक जो होता है पदेन सदस्य होता है। पदेन सदस्य जो यहाँ पर कहीं कोई अधिकारी हो, महिला बाल विकास अधिकारी, वो होता है। 2 सदस्य एनजीओ के होते हैं। इस प्रकार से इसमें कितने होते हैं? 5 सदस्य होते हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार द्वारा अनुदान की बात किस धारा में की गई? अभी मैंने आपको ऊपर बताया था, अनुद 8 बजे दान देती है, मतलब धारा 8 में बोला गया है। अगला है, यदि जांच लंबित है तो महिला लिखित अनुरोध आंतरिक व स्थानीय समिति को कर सकेगी, किस धारा में? जांच लंबित होती है तो जो महिला है वो धारा 12 के तहत ये कह सकती है कि मुझे छुट्टी दे दो 3 महीने के लिए, क्योंकि जांच कितने दिनों के लिए होती है? 90 दिन के लिए होती है। मुझे या तो छुट्टी दे दो या फिर मेरा ट्रांसफ़र कर दो, कुछ भी बोल सकती है। धारा 12 में जाँच लंबित, मतलब जाँच लंबित मतलब जितना जांच लेने के लिए समिति, जांच करने के लिए समिति टाइम लेगी, वो किस में बोला है? धारा 12 में बोला गया है। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 की अधिनियम संख्या क्या है? तो इसका जो अधिनियम क्रमांक है वो अधिनियम क्रमांक कौन सा है इसका? 14 है। कौन सा अधिनियम क्रमांक है? 14 है। अगला क्वेश्चन है, कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न तभी माना जाएगा यदि जो उत्पीड़न है अनियोजित संस्थान द्वारा हो, नियोजित संस्थान द्वारा हो, दोनों हो। तो ये तीनों में से तीनों ही इसके आंसर हो जाएंगे। मतलब या तो नियोजित हो या अनियोजित, कोई भी संस्थान हो, अगर उत्पीड़न हो रहा है कार्यस्थल पर तो वो लैंगिक उत्पीड़न ही माना जाएगा।
फ्रेंड्स आपके लिए एक क्वेश्चन दे रही हूँ, सारे लोग उसका आंसर दीजिएगा मुझे। जो डेंगू होता है, डेंगू किस वायरस परिवार से आता है? डेंगू होता है, डेंगू वायरस जो होता है वो किस परिवार से आता है? सारे लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर नहीं आता है तो गूगल कीजिए, गूगल करेंगे तो डेंगू के बारे में। और ये एडीज मच्छर से तो होता है, लेकिन ये वायरस एडीज नहीं होता। किस वायरस परिवार से होता है ये आपको मुझे बताना है। सारे लोग इसका आंसर दीजिएगा, डेंगू वायरस किस परिवार से आता है। अगला है, अधिनियम के अंतर्गत कर्मचारियों से क्या आशय होता है? नियमित कर्मचारी, दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी, अस्थायी कर्मचारी और उपरोक्त सभी। तो ये सारे ही जो कर्मचारी होते हैं वो कर्मचारियों में आते हैं। धारा 2F में इसकी परिभाषा दी गई है। धारा 2F में कर्मचारियों की परिभाषा दी गई है। देखो फ्रेंड्स, ये करीब 55-56 क्वेश्चन है। 55-56 क्वेश्चन है। मैंने आपको ये पूरा का पूरा अधिनियम पढ़ा दिया, इसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। अगर आपने बैच लिया होगा तो कल मैंने इसकी थ्योरी भी पढ़ा दी है, ट्रिक द्वारा इसकी धाराएं भी याद करा दी हैं। आज मैं क्या कराऊंगी, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम कराऊंगी रात को, और स्वास्थ्य की योजनाएं कराऊंगी पूरी। स्वास्थ्य की नीति कराऊंगी 2017 वाली, और जो राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण है 5 वो भी करवाऊंगी। तो ये सारी चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगर जो लेना चाहते हैं ले सकते हैं। बाकी मैं इसकी जो ICDS है उसकी वीडियो भी आपके लिए मैराथन लेके आऊँगी। जो लोग केवल वीडियो पे डिपेंड हैं उनके लिए वो वीडियो से कर सकते हैं। बाकी कुछ लोगों के मैसेज आए थे कि उनको मैथ्स भी पढ़ना है, उनको रीजनिंग भी पढ़ना है, तो हम रीजनिंग मैथ की क्लास भी लेके आने वाले हैं, तो आप लोग वो भी पढ़ सकते हैं। लेकिन सारे लोग लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर करो। निम्न में कार्यस्थल के अंतर्गत कौन आ जाता है? कार्यस्थल की जो परिभाषा है वो धारा 2O में दी गई है। इसमें होटल भी आ जाते हैं, चिकित्सालय भी जाते हैं, शैक्षणिक संस्थान, मनोरंजक स्थल, सारे ही चीज़ें इसमें आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन, स्थानीय परिवार समिति का गठन कौन करता है? स्थानीय परिवार समिति का गठन करता है जिला अधिकारी जो होता है वो स्थान परिवार समिति का गठन करता है। जिला अधिकारी की वर्णन किस धारा में किया है? धारा 5 में किया। स्थानीय परिवार समिति का गठन किस में किया है? धारा 6 में किया है। परिवार की समय सीमा का विस्तार कौन कर सकता है? लिखित आवेदन पर स्थानीय परिवार समिति भी कर सकती है और आंतरिक परिवार समिति भी कर सकती है। दोनों में से कोई भी, मतलब शिकायत, अगर जैसे कि एक किसी की शिकायत करने का जो समय होता है, जो लिमिटेशन होता है शिकायत करने का, वो जो होता है 90 दिन के अंदर अंदर कर सकते हैं। लेकिन 90 दिन के अंदर की शिकायत में अगर नहीं कर पाए हैं, 90 अंदर में शिकायत नहीं कर पाए हैं, तो किसी कारण से महिला को कोई प्रॉब्लम हो गई हो तो इसकी समय सीमा बढ़ा भी सकते हैं। कौन बढ़ा सकते हैं? ये दोनों में से कोई भी बढ़ा सकता है। 90 दिन का समय दिया जाता है। आंतरिक या स्थानीय समिति को कौन से अधिकार प्राप्त होंगे? सिविल न्यायालय, मजिस्ट्रेट, अन्वेषक या कोई नहीं? तो इसको सिविल न्यायालय के अधिकार प्राप्त होंगे। किसके? सिविल न्यायालय के। धारा 30 के अंतर्गत कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति किसके पास होगी? केंद्र सरकार के पास होगी। धारा 26 के अंतर्गत अधिनियम के उपबंधों का उल्लंघन करने के लिए कितना दंड दिया जाता है? 50,000। यदि एक बार करता है तो 50,000 दिए जाते हैं। बाकी दोबारा करेगा तो इसका दुगना दिया जाता है। ये भी याद रखना कि जो जांच का महिला जो शिकायत कर सकती है वो 90 दिनों के अंदर अंदर उसके साथ केस हुआ हो तो वो कर सकती है। 90 दिनों के अंदर उसके साथ कोई केस हुआ है तो 90 दिन के अंदर अंदर शिकायत कर सकती है। और जो केंद्र सरकार है वो 2 वर्षों तक उस मामलों के बारे में 2 वर्षों तक कोई भी संज्ञान ले सकती है। ये दोनों फैक्ट याद, मतलब उसके पास कोई जानकारी आई है केंद्र सरकार के पास, लेकिन वो घटना हो गई है 3 साल पुरानी, तो फिर केंद्र कुछ नहीं करेगा, उसके लिए कोई नियम नहीं बना पाएगा। लेकिन हाँ, 2 साल तक का है तो वो नियम बना लेगा। इस अधिनियम के तहत अपराध कैसे होंगे? असंज्ञेय होंगे। एक फैक्ट ज़रूर याद रखना कि महिला के साथ पूछ सकते हैं, महिला के साथ उत्पीड़न हुआ है तो कितने दिनों के अंदर वो शिकायत कर सकती है, कितने दिनों की कंप्लेंट को वो सहन कर सकती है? 90 दिनों के अंदर की वो कंप्लेंट सहन कर सकती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो था, बहुत ही शानदार। यहाँ से प्रश्न बनने वाले, इस तरह सारे अधिनियम आपके कवर करवा दूंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।